हेलो फ्रेंड्स। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की वैकेंसी निकाली हुई है। तो इससे रिलेटेड नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैंने कल दी थी ब्रीफ में कि वैकेंसीज आ गई हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं इसके अंदर जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे बालक वर्ग है और बालिका वर्ग है, तो कौन किस वर्ग में अप्लाई कर सकता है या किसके लिए बाउंडेशन है कि वह अप्लाई नहीं कर सकता है, या फिर ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो जिनसे रिलेटेड डाउट हमारे मन में बना रहता है, उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो साधारण सी चीज़ है कि आज से 9/6/2022 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 9/7/2022। तो कुल मिलाकर के फाइनल सबमिशन के लिए हमारे पास आज से 1 महीना बचा है। तो देर ना करें और स्टार्ट कर दें। चलिए, आपको पता है टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 624 हैं। 624 वैकेंसीज हैं बालक और बालिका दोनों के लिए। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हमें बहुत अच्छे से साधारण तरीके से बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि किसी भी वैकेंसी के लिए अब ऑफलाइन अप्लाई नहीं किया जाता है। हो सकता है कहीं पर होता भी हो कि अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर सीधे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि upscssb.org साइट पर जाकर के सीधे हमें आवेदन करना है और इसके अलावा कोई और मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज़ बता दें हम आपको, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप में से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं और ये सोच रहे होंगे कि तब तक मेरा एमएससी फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, जब तक इसका रिजल्ट आएगा तो हम एग्ज़ाम दे देते हैं और क्या पता बाद में हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। आप जिस दिन अपना फाइनल सबमिशन कर रहे हैं उस दिन आपके पास सारी अहर्ताएं होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है किसी पोस्ट के लिए, वो सारी क्वालिफिकेशन आपके पास आज की डेट में होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। समझ रहे हो। अगर आपके पास आज वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपका अभ्यर्थन, आप एग्जाम में बैठ जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तब भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, अल्टीमेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। एक चीज और है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे सपोज किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है कि बीएड कर रखा है, उसके बाद सपोज फिजिक्स या कोई 2 सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई 2 सब्जेक्ट में कर रखा है, तो एक फॉर्म में 2 सब्जेक्ट का डिटेल आप नहीं भर सकते, है ना। जैसे बायोलॉजी पीजीटी के लिए भी आपको अप्लाई करना है और सपोज किसी दूसरे व्यक्ति को बायोलॉजी पीजीटी के साथ साथ फिजिक्स पीजीटी के लिए भी करना है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्मली, तो पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं होगा। अगर होता भी घुमा फिरा के एलिजिबल किसी तरीके से, तब भी आप एक फॉर्म में नहीं भर सकते। फिजिक्स के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और आपने अगर बायो में भी आपका ऐसा स्पेसिफिकेशन है तो बायो के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि 2 पोस्ट के लिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 2 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। ये वैकेंसीज हमेशा टेंटेटिव निकाली जाती है, यानी कि जो भी वैकेंसीज हैं, जैसे बायोलॉजी की 47 वैकेंसीज हैं, तो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ऐसा होता भी है। केंद्रीय विद्यालय ने लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकाली थी 2018 में, उसमें वैकेंसीज बाद में बढ़ गई थी। ठीक है। तो ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे हिंदी का क्वेश्चन पेपर हिंदी में, संस्कृत वाला संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में होगा। यानी कि यहाँ पर बाइलिंगुअल सिस्टम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी के प्रश्न पत्र में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में लिखा हो, तो ऐसा लैंग्वेज के केस में नहीं होगा। जैसे बायो है तो बायो में क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा होगा, उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो वो बाइलिंगुअल में मिल जाता है हमको। लेकिन लैंग्वेज के केस में जिस लैंग्वेज का पेपर है केवल उसी लैंग्वेज में आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है, ये तो चल ही रहा है। ठीक है ना। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनल सबमिशन करते हैं तो उस कॉपी को भेजना होता है हमको बोर्ड को। कई फॉर्म्स में ऐसा होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
कोई भी फाइनल सबमिशन करके अपने प्रिंट निकाल के अपने पास अपने प्रूफ के लिए रख लीजिए। किसी बोर्ड को कहीं भी आपको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज और है कि डेट के बाद कोई भी आवेदन, मतलब आप फाइनल सबमिशन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे 9/7/2022 के बाद आप फाइनल सबमिट कर ही नहीं पाएंगे। सपोज आपने पेमेंट कर रखा है, तो अब आप सोचें कि हमने तो फॉर्म फाइनल सबमिशन कर नहीं पाया, 9/7/2022 निकल चुकी है, तो अब हमारा रिफंड हो जाए, तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लिखा है सीधे इसमें, कोई भी रिफंड आपको ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लीजिए। अभी आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आने वाली हैं, ठीक है ना। और एक चीज, स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर तो एक प्रीव्यू का कंडीशन आएगी, जिसमें आप देख के कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिशन कर रखा है ना, तो उसके बाद आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वही सही मानी जाएंगी, और आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आप जब अपना फॉर्म अप्लाई करें तो उस टाइम पर इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से देख लें। ओके, एग्जाम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते हैं, ये बताने वाली कोई खास बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल वॉच हम पहन के जा सकते हैं, कोई भी स्मार्ट डिवाइस गैजेट कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि कई बार हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चयन बोर्ड ने 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, इन दोनों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और हम सब आजकल बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होता है, तो ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर हमको पता है, पहला रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होता है, और तीसरा फाइनल सबमिशन होता है। तो सिंपली हम इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हमें एक पेमेंट पोर्टल वहीं पर मिलेगा, उस पर जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, और फाइनल सबमिशन लास्ट में हम कर देंगे। फाइनल सबमिशन में यूजुअली हमको अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर और कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको शेयर करना होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर डाल देंगे। तो इस पार्ट को ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये डिटेल है कि किस वर्ग के लिए कितना पेमेंट बनता है, तो आप इजीली यहाँ समझ सकते हैं, इसको बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि फॉर्म के लास्ट में डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन क्लियर करने के बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे, और डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। यहाँ पर क्या है, हाँ, आयु सीमा एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। तो ये तो वैसे ही पीजी करने तक सबकी, बीएड प्लस पीजी करने तक एज वैसे ही 24 के अप्रॉक्स पहुंच जाती है, 23-24 के लगभग। तो ये तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस लिमिट को तो आप डेफिनेटली क्रॉस ही कर चुके होंगे, ठीक है ना। और मैंने जैसा अभी आपसे कहा था कि लास्ट जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट आपकी एलिजिबिलिटी डेट मानी जाएगी, ठीक है ना। ये शैक्षिक योग्यता की डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड बातें दी गई हैं। पहली चीज सुन लीजिए, कई बार अदर स्टेट वाले सोचते हैं कि चलिए हम राजस्थान से हैं और यूपी पीजीटी की वैकेंसी है तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। बट अगर आप राजस्थान से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं और आप सपोज ओबीसी, एसटी या फिर एससी किसी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप यूपी में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल उनको मिलेगा जो यूपी से आते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे के पार्ट में देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो सच में आपको लगता है कि और जरूरी है तो वो भी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं कि नॉर्मली अभी इन्होंने ये कहा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आएंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। तो जहां तक है आप जिस जगह से आते हैं वहीं पर आपको वही आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम जहां तक है हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और ये समझना भी जरूरी है कि हमें कई बार ये पता ही नहीं होता है क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा
या क्वेश्चन पेपर के अलावा अदर डिफरेंशिएशन कैसा है, फाइनल सिलेक्शन हमारा होना है तो वहां पर क्या 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 कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि दो पार्ट में सिलेक्शन डिवाइड है। पहला है एक रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा, जिसके जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें 85% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है ना, जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसका 85। सपोज एग्जांपल ले लिया कि 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है और 100 में से आपके पूरे 100 आ गए तो 100 में से 100 काउंट नहीं होंगे, वहां पर कितने काउंट होंगे, वहां पर काउंट होंगे केवल आपके 85 मार्क्स। दूसरा है इंटरव्यू भी है, यहां पर इंटरव्यू में केवल 10% मार्क्स लिए जाएंगे। कितने? ओनली 10% मार्क्स। समझ रहे हैं ना? 10% का मतलब क्या है? सपोज 50, मतलब अगर आपने इसमें 85% ले आए आप 100 में से, और इंटरव्यू भी सपोज 100 मार्क्स का है और 100 में आपके पूरे 100 आ गए, तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे? 10%। तो 100 आए हैं लेकिन कितने लिए जाएंगे? 10 मार्क्स वहां पर लिए जाएंगे उसमें से। ठीक है ना, यानी कि इंटरव्यू का 10% लिया जाएगा और रिटेन का 85%। इसमें भी क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है उसमें जो एक्चुअल में इंटरव्यू जो आपको बताएंगे, रिटन एग्जामिनेशन होता है 425 मार्क्स का। ओके, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। दूसरा आता है इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, ये कराता है कितने का? 50 मार्क्स का इंटरव्यू कराता है। जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको 50 आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। 50 में से 4% मार्क्स आपके जनरल एबिलिटी के मिलते हैं, सामान्य ज्ञान के मिलते हैं। 3% मार्क्स आपके पर्सनालिटी के व्यक्तित्व परीक्षण के मिलते हैं, और 3% मार्क्स आपकी योग्यता, अभिव्यक्ति की योग्यता, जो एक्सप्रेशन है आपका बोलने का, क्योंकि टीचिंग में ये एक्सप्रेशन बहुत मैंडेटरी है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूछेंगे और वो कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका आंसर किस तरीके से दे रहे हो, दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, उसके 3% मार्क्स होते हैं। ओके, यानी कि ये डिफरेंशिएशन रहेगा। 50 के 50 मार्क्स केवल नॉलेज के नहीं है आपकी। 50 के 50 मार्क्स में 4% मार्क्स जो दिए जाएंगे वो जनरल एबिलिटी के बेस पर, 3% मार्क्स व्यक्तित्व परीक्षण और 3% मार्क्स अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर। क्लियर है ना? अब एक चीज देखिए, इसमें निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात मतलब होता क्या है, कुछ लोगों को थोड़ा वेटेज मिलता है। कैसे मिलता है? जो 50 का इंटरव्यू है उसमें क्या होता है, कई बार मतलब उसमें थोड़ा सा ये पार्ट भी रहता है, अगर डायरेक्टरेट की उपाधि है किसी के पास तो 2% अंक मिल जाते हैं, उसके बेनिफिट इधर हो जाता है उन लोगों को। जिन्होंने एमएड कर रखा है उसको 2 नंबर का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो उसे 1 नंबर का बेनिफिट होता है, 1% का। ठीक है, अगर किसी ने एमएड कर रखा है तो उसे एमएड के 2 मार्क्स का बेनिफिट होगा, फिर क्योंकि एमएड तो बीएड के बाद ही होगा ना, तो बीएड के 1 मार्क का फिर बेनिफिट नहीं होगा। एमएड वाले को केवल 2 नंबर का ही बेनिफिट होगा, एक अंक का, 1% अंक का बेनिफिट नहीं होगा जो बीएड वालों को मिला करता है। समझिए ना? क्लियर है? इस तरीके से है। और अगर आप कोई स्टेट प्लेयर हैं तो उसका 1% अंक का बेनिफिट होगा। ठीक है ना? अभी हम जिस चीज को बता चुके हैं, प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा 425 अंक की है। इसमें एक्चुअल में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे 125 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 125 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है। 125 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं, न जीके आएगी, न रीजनिंग आएगी, न कंप्यूटर आएगा, न इंग्लिश, न हिंदी, कुछ नहीं आता। जो भी आपका सब्जेक्ट है केवल वो आना है। ठीक है ना? तो 125 क्वेश्चन आएंगे, 3.4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यू हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर क्या आ गया? इंटरव्यू। इंटरव्यू हमने भी आपसे कहा था कितने का है? 50 मार्क्स का। ठीक है, इस 50 मार्क्स का भी बाइफर्केशन हमने अभी डिस्कस किया था आपको। क्लियर? तो ओवरऑल जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है ना, और इसके कितने टोटल, यानी कि 500 मार्क्स का आपको प्रेजेंटेशन अपना देना है। ठीक है ना? इन 500 मार्क्स में से भी 85% जो मेरिट बनेगी, तो 85% मार्क्स किसके कंसीडर होंगे? रिटेन एग्जामिनेशन के। और 10%, सॉरी एक मिनट रुकिएगा,
और 10% हो जाएंगे किसके, 10% किसके हो जाएंगे, इंटरव्यू के। अब आप कहेंगे सर बचे 5%, 85 प्लस 10% कितने हो गए 95। तो जो बचे 5% है वो कौन से हैं, ये वाले हैं 5%। डायरेक्टरेट की उपाधि है तो 2 नंबर, ठीक है ना, एमएड है तो 2 नंबर, बीएड है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, समझ गए ना। और अगर आप स्टेट प्लेयर हैं तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये 5% यहां पर बाइफरकेट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्टरेट उपाधि लेने वाले को केवल 2% मिलेंगे, नहीं, डायरेक्टरेट वाले ने अगर एमएड कर रखा है तो 2 नंबर उसको एमएड के मिलेंगे और 2 नंबर उसको डायरेक्टरेट के मिलेंगे। और अगर वो राज्य स्तर का प्लेयर भी है तो 1 नंबर ये मिल जाएगा। तो ये जो 5% अंक है ना, ये पूरे 5 को ले जाएगा। 1 नंबर राज्य स्तर प्लेयर का, 2 नंबर एमएड के, 2 नंबर डायरेक्टरेट के और 2 नंबर एमएड के, ये पूरे 5 नंबर ले जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है उन्हें केवल 1 नंबर ही मिल पाएगा बीएड के बेनिफिट का। तो ये 5% का, तो यानी कि ओवरऑल समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं, इस बेस पे पूरी मेरिट बननी है। चलिए आगे के पार्ट को देखते हैं। तो यानी कि वो जो 5% है वो कितना हो गया भाई, 500 का 5% कितना हुआ 25 मार्क्स। तो ये जो 25 मार्क्स हैं वो क्या हो गए, ठीक है, ये वही वाले बीएड एमएड और ये डायरेक्टरेट वाले हो गए, इन लोगों को मिलेंगे ये, ठीक है ना। बीएड वालों को केवल 1% मिलेगा, यानी कि 5 मार्क्स, बीएड वाले को केवल 5 मार्क्स, एमएड वाले को 10 मार्क्स, 2% है ना, ठीक है। तो ये कर लेंगे, ये समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। लिखित परीक्षा वगैरह का हम बता चुके हैं, 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर केवल 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। एमसीक्यू टाइप सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर पैनल के लिए, इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फाइनल बाद में एक लिस्ट बनती है, फिर वो उसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू में भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर आप अपनी चॉइस वगैरह भरते हैं कि किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो वैकेंसीज खाली हैं उसकी लिस्ट आती है, फिर आप उसमें डिमांड करते हैं, फिर जो चॉइस आपकी रैंक के बेस पे आपको मिलती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई बार हम इंस्ट्रक्शंस पूरे नहीं पढ़ते हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो कृपया देखते रहें, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रवक्ता पद पे नियुक्ति के लिए पुरुष, ऐसे पुरुष अपात्र नहीं होंगे जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं, ऐसी पत्नियां भी अपात्र नहीं होंगी जिसके 1 से अधिक पति हैं। क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट। एक चीज और है कि पुरुष अभ्यर्थी बालिका संवर्ग में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पुरुष जो है वो बालिका संवर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी है वो बालिका के लिए भी अप्लाई कर सकती है और बालक संवर्ग, दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकती है, ये चीज है, ठीक है। लेकिन ये क्लियरली वहां पर फिल करना होता है, बालक में अप्लाई कर रहे हैं और बालिका में। तो पुरुष बालिका में अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन महिलाएं बालक में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। किसी भी विषय संवर्ग के लिए केवल एक आवेदन मान्य है, ऐसा नहीं है कि कोई महिला है उसने पुरुष में भी, उसमें बालक संवर्ग में भी अप्लाई कर रखा है और बालिका में भी अप्लाई कर रखा है, तो उसका बाद में वो कैंसिल माना जाएगा। इसलिए जो भी अप्लाई करना है डिसाइड कर लें और केवल एक में अप्लाई करें। क्लियर है ना। तो चलिए, ये प्रमुख इंस्ट्रक्शंस थे, लगभग इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस टीजीटी के लिए भी हैं। यहाँ पर जब आप नीचे आगे के पार्ट में जाएंगे और देखेंगे समझेंगे तो बहुत सारे प्रोफार्मा यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रमाण पत्र है, आप यही इसी टेम्पलेट का यूज करें अपना अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए या हैंडीकैप्ड के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए आप यही फॉर्मेट प्रिपेयर करवाएं अप्लाई करने के लिए। और जब सिलेक्शन अगर होता है तो वेरिफिकेशन टाइम भी इनको साथ लेके जाना होता है, ठीक है ना। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये है वैकेंसी का डिक्लेरेशन, सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। तो जनरल के लिए 31 वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज 47 है, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें और जाकर के तो यहाँ पर क्या होता है, जनरल के लिए महिला या बालिका संवर्ग में केवल जनरल के 2 वैकेंसी हैं, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। तो बालिका संवर्ग में काफी कम वैकेंसी है, लेकिन बालिकाएं पुरुष संवर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। अहर्ता थोड़ी सी देख लेते हैं
बायोलॉजी के लिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कुछ पीजी वगैरह कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी से कर रखा है, ऐसे कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना। तो सिंपली बायोलॉजी यहाँ एलिजिबल वो हैं जिन्होंने बॉटनी या जूलॉजी से एमएससी कर रखा है। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, एग्रीकल्चर वगैरह का पार्ट है, वहाँ से अगर किसी ने किया है तो वो एलिजिबल है। और बता दें हम आपको कि ग्रेजुएशन में भी जूलॉजी बॉटनी को थोड़ा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ तो ये कुछ है, यहाँ पर कहीं भी बायोटेक्नोलॉजी का या माइक्रोबायोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। ठीक है ना। इसके बाद तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ही बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए। हम कई बार कह चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिपरेशन करते रहें, जिनको सिलेक्शन चाहिए प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।